हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए आपके जो हैं इसमें क्लास 11 का भूगोल हम लोग देख रहे थे, जिसके 3 चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज हमें देखना है इसका 4 नंबर चैप्टर। 4 नंबर जो आपका चैप्टर है, इसमें पहले में दिया हुआ है जलवायु, 5 नंबर में दिया हुआ वनस्पति और 6 में दिया हुआ है आपका मृदा, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यानी खंड नंबर 3, खंड नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने भारत की स्थिति देखी थी, सेकंड में हमने और नदियाँ देखी थी, हमने भारत के खंड देखे थे, मतलब कहाँ पर कैसा स्थान पाया जाता है, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर तटीय मैदान है, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। अगर अभी तक आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे जलवायु। तो जलवायु आपका जो है क्लाइमेट, जलवायु को क्या कहते हैं? क्लाइमेट। और देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए क्लाइमेट देखते हैं, जलवायु के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के कारण हमें इसको अच्छे से समझना होगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है सबसे पहले कि आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं किसकी अपेक्षा? सर्दी, या फिर अगर आप बात करें तो चौमासा। चौमासा क्या होता है? आपका बारिश का मौसम होता है, ठीक है। तो गर्मियों में आप ज़्यादा पानी क्यों पीते हैं, ठीक है। या फिर देखिए गर्मियों के जो वस्त्र होते हैं आपके पतले क्यों होते हैं, या फिर जो सर्दियों के वस्त्र होते हैं ऊनी क्यों होते हैं? तो टेम्परेचर का कमाल है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से जो होता है पानी ज़्यादा पीना, कम पीना, या जो वस्त्र हैं मोटे पहनना, पतले पहनना, कपड़े जो हैं आपके ऊनी वाले पहनते हैं कुछ लोग, या फिर क्या है सूती कपड़े पहनते हैं। तो अंतर किसके कारण आता है? टेम्परेचर के कारण। तो टेम्परेचर क्यों घटता बढ़ता है, बरसात का मौसम कैसे आता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तर भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र पहनते हैं, बल्कि सर्दियों में कैसा करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। उत्तर भारत की बात कर रहा है, हिमालय के जस्ट नीचे का, यानी जो आपके गंगा के मैदान बता सकते हैं आप, गंगा के मैदान, ठीक है। गंगा के मैदान में आपका बिहार आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, ठीक है। और एमपी में भी आपका उत्तरी, जैसे आप इसमें वो रखा है कि उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में आपका एमपी का हिस्सा भी आ जाता है आधा, ठीक है। और इसके अलावा आपका बिहार तो आ ही जाता है, झारखंड भी आ जाएगा, और कुछ पार्ट आपका क्या होगा, गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो हो गए आपके, जैसे आपका राजस्थान भी है, हरियाणा, पंजाब, तो ये आपके क्या है? उत्तर भारत है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो उत्तर भारत में क्या होता है? उत्तर भारत में आप क्या करते हैं? गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं। हल्के कपड़े जैसे क्या? कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम लोग, पतले कपड़े पहनते हैं, ताकि क्या है कि गर्मी ना लगे। और सर्दियों में क्या करते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर गिरने के कारण जो तापमान है आपका नीचे आ जाता है, और तापमान जैसे ही नीचे आता है तो हमें सर्दी का अनुभव होता है, जिसके कारण हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बस इतनी बात है। अब आगे देखिए, दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो किसकी बात करते हैं हम लोग? कुल्फी की बात करते हैं। कुल्फी की बात करें तो वहाँ पे उतना ज़्यादा जो है सर्दी का मौसम नहीं रहता है, और जब सर्दी का मौसम नहीं पड़ेगा तो ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी ऊनी वस्त्रों की जरूरत? कोई पहनने का शौक थोड़ी ना है कि मोटे मोटे कपड़े पहन के बैठ गए। जब सर्दी नहीं पड़ी, टेम्परेचर नीचे नहीं गया, तो क्या वजह है? क्या का टेम्परेचर नीचे नहीं गिरता है, और जो उत्तर भारत का है वो टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। चलिए आगे देखिएगा क्या है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां मृदु होती हैं। जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत यानी जैसे हम बात करते हैं 7 सिस्टर की बात करते हैं, 7 सिस्टर बोलें तो आप असम बोल सकते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके 7 राज्य, टोटल गिनती कर लेना अलग से हैं आपके 7 राज्य, ठीक है। और जो ये 7 राज्य हैं तो इनमें बोल रखा है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं आपके, उनमें जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है उसको छोड़कर सर्दियाँ कैसी पड़ती हैं? मृदु पड़ती हैं। मृदु यानी कम पड़ती हैं, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पे ज़्यादा पड़ेंगी। चलिए इसमें थोड़ा आगे देखिए, विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। जो आपका ऋतु है, जैसे ऋतु बदली कौन सी हो गई, जैसे मान लीजिए आपका बरसात ऋतु है, बरसात के बाद आपकी गर्मियों वाली आ जाती है, फिर आपकी मतलब इस प्रकार से आपका सिस्टम चलता रहता है, गर्मी, सर्दी, चौमासा, ठीक है। तो ये जो ऋतुएं बदलती हैं तो उसमें क्या होता है कि मौसम की दशाओं में भिन्नता आती है, यानी आपको मौसम अलग अलग देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। या भिन्नता मौसम के तत्वों। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लेना कि मौसम के जो एलिमेंट होते हैं वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है मौसम का नहीं है, यानी जलवायु का नहीं है या फिर मौसम का, ठीक है। अब मौसम और जलवायु हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है टेम्परेचर। अब आप खुद बताइए कि टेम्परेचर जो है आपका
कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा, तो उससे आपको सर्दी और गर्मी का अनुभव नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जहाँ टेम्परेचर आपका 10 डिग्री है, 0 डिग्री है, कहीं टेम्परेचर आपका 40 डिग्री है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? जहाँ पे आपका टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री, मान लीजिए 45-50 है, तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी गर्मी लगेगी। वहीं पे आपका टेम्परेचर 4-5 या 10 आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको सर्दी लगेगी। यानी अगर मान लीजिए 4-5 टेम्परेचर आपको मिलता है तो ऊनी वस्त्र पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर से तो बिल्कुल मौसम पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए वायुदाब, यानी एयर प्रेशर, जहाँ पे वायु का दाब पड़ता है वहाँ पे भी इस चीज़ का अनुभव होता है। ठीक है, वायुदाब से भी मौसम के तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। वायुदाब एयर प्रेशर होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात देखिए, पवनों की दिशा और गति। एक तो पवनों की जो दिशा होती है और दूसरी बात होती है गति, यानी दिशा, यानी किस दिशा में चल रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस साइड चल रही है। ठीक है, तो उसको तो हम दिशा कहते हैं। और बोले गति, तो पवन, कोई पवन बहुत ज़्यादा तेज चलती है, कोई बहुत कम चलती है, यानी बहुत धीमे धीमे चलती है। ठीक है, तो उस चीज़ से भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपसे बोले लू चल रही है, ठीक है, या फिर कोई पवनें भी तो आपकी ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, कुछ हवाएं ठंडी होती हैं, कुछ हवाएं गर्म होती हैं। ठीक है, तो उससे भी तो आपका टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ जाता है, टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है। यानी हवा ठंडी चल रही है अगर, ठीक है, मान लीजिए हवा जो है आपकी, पवन जो है ठंडी है, तो हमें मौसम कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। वहीं पे आप बात कर दें कि गर्म पवन चल रही है, अब गर्म चलेगी तो मौसम में क्या होगा? गर्म पवन लगेगी तो हमें तो गर्मी ही लगेगी ना, तो इससे प्रभाव पड़ जाता है। अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है आपका? आर्द्रता होता है आपका वायुमंडल में पानी की मात्रा, और वायुमंडल में जो पानी की मात्रा होती है वो किस फॉर्म में होती है? ठीक है, यानी किस स्थिति में रहेगी वो? तो वो होती है किसमें? जल बाष्प के रूप में। ठीक है, अब हवा के गोले, वो उसके बर्फ के गोले तो आपके हवा में लटकेंगे नहीं, तो हवा वो बर्फ के फॉर्म में नहीं रह सकती, बूंदे के फॉर्म में भी, यानी लिक्विड भी नहीं रह सकती, ठोस भी नहीं रह सकती। वायु में रहेगी तो वायु के ही फॉर्म में रहेगी। अब वायु के फॉर्म में यानी जल बाष्प के रूप में रहेगी, तो उसको कहते हैं हम आर्द्रता। ठीक है, और ये क्या होती है कि जैसे एक बात इधर पे ये आपकी कि आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता आपकी क्या हो गई कि वायु में हवा, वो वायु में क्या हो गई? पानी की मात्रा हो गई। अब वायु जैसे ही गर्म होती है ऊपर की साइड उठती है, इधर पे वायु गर्म हुई ऊपर की साइड उठेगी। अब ऊपर की साइड जाने पर आपको पता है कि ऊपर के साइड जैसे ही हम लोग जाते हैं, मान लीजिए पृथ्वी सतह से हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो टेम्परेचर आपको वहाँ पर गिरता हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हिमालय की चोटी है, तो अगर आप हिमालय की ऊपर की साइड जाएंगे तो क्या होता है? ग्लेशियर मिलने लगते हैं आपको। ठीक है, ठंड का एहसास होने लगता है। तो वही चीज़ है कि हवा जैसे ही गर्म होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर की साइड जाती है, ठीक है, ऊपर की साइड जाएगी तो टेम्परेचर नीचे गिरेगा। अब तब टेम्परेचर नीचे गिर रहा है तो वो क्या होगी कि हवा जो है वो ठंडी होने लगेगी। और ठंडी हवा कैसी होती है? भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। इस चीज़ को नोट कर लेना, ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठी जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिरा, टेम्परेचर नीचे गिरा तो जो वो जल बाष्प है ना, वो हो जाएंगे आपके भारी। और जैसे ही जल बाष्प भारी होंगे तो भारी चीज़ ऊपर नहीं रहती है ज़्यादा टाइम तक, और जैसे ही भारी होगी ऊपर नहीं लटक पाएगी तो बूंदों के रूप में नीचे की साइड गिरने लगती है, यानी बारिश आ जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी आर्द्रता। मैंने आपको आर्द्रता बता दी है। तो आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है इस चीज़ पर। किस चीज़ पर? मौसम पर। तो आर्द्रता भी एक मौसम का एलिमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे वर्षण की। वर्षा की बात करेंगे। जैसे तो देखिए बारिश, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है, तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। अब चलिए एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो इन सब चीज़ों से परिवर्तन आता है, इस चीज़ को एक बार नोट कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना कि मौसम या फिर जलवायु की जो तथ्य हैं आपके कौन कौन से। एक तो आपका टेम्परेचर है, वायुदाब है, पवनों की दिशा एवं गति है, आर्द्रता है और वर्षण है। तो सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है मौसम को प्रभावित नहीं करता है, या फिर इनमें से कौन सा एक मौसम का एलिमेंट नहीं है। तो इनमें से अलग से एक कोई दे देगा आपको, तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब हम बात करेंगे कि क्या है कि आपका मौसम और जलवायु में फ़र्क क्या है। ठीक है, वही अब आप देखिए मौसम और जलवायु। तो अब देखिए मौसम और जलवायु में अंतर देखिए। एक सी चीज़ें हैं, एक से तत्व हैं, एक से एलिमेंट है, लेकिन क्या है इनमें फ़र्क होता है। तो क्या फ़र्क होता है? बहुत ज़रूरी है। इसमें फ़र्क होता है समय का। ठीक है, इसमें फ़र्क जो होता है समय का। आपने देखा होगा कि जैसे देख लीजिए कि मतलब सुबह मौसम कुछ अच्छा था, ठीक है, शाम को मान लीजिए दोपहर में जो मौसम है बड़ा गर्म मौसम है एकदम, ठीक है, उमस भरा मौसम, और शाम के टाइम एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहेंगे आज मौसम अच्छा हो गया, दोपहर की अपेक्षा मौसम शाम को बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, ठंडा मौसम हो गया। आप उधर पे जलवायु शब्द का उपयोग नहीं करते हैं।
यानी आप उसको इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि जलवायु जो है शाम की बहुत अच्छी हो गई, यानी क्लाइमेट चेंज ही हो गया बिल्कुल से। तो इस प्रकार से आप यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मौसम का यूज करते हैं। यानी सीधी सीधी बात हमें समझ में आती है कि मौसम और जलवायु में जो डिफरेंस है वो समय का अंतर है, ठीक है। तत्व यानी आपके एलिमेंट वही हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताए। कौन कौन से बता दिए मैंने अभी आपको? तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा या गति, आर्द्रता और वर्षण। अब देखिए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। क्षणिक मीन्स होता है बहुत थोड़े समय के लिए, क्षणिक मीन्स होता है छोटा समय। यानी अगर आप जैसे मान लीजिए चौमासे के महीने में देखें ना, तो बारिश होने लगती है, आपकी धूप निकल आती है, ठीक है। अच्छी खासी धूप निकली, 5 मिनट में चेंज हुआ मौसम, 10 मिनट में चेंज हुआ, आध घंटे में चेंज हुआ, बारिश होने लगी। बारिश होते होते साथ में ही धूप निकल आती है। तो क्या है, ये मौसम का मतलब एकदम से चेंजमेंट है। एकदम से बारिश बंद हो जाएगी, एकदम से क्या होगा, धूप निकल आएगी। बारिश होगी, आपको ठंडक महसूस होगी, एकदम से धूप निकलेगी, आपको गर्मी, उमस भरा मौसम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है, मौसम। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। तो ये क्या है आपकी, इसको याद रखने का, मौसम क्या है, बहुत ही कम, क्षणिक मीन्स होता है बहुत छोटा समय के लिए, छोटी समय के लिए अवस्था है। जबकि जलवायु का तात्पर्य है अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए। किससे अपेक्षा की जा रही है, इस समय से। ये जो मौसम का क्षणिक समय है, इससे अपेक्षा की जा रही है। यानी मौसम छोटे समय के लिए, जलवायु का तात्पर्य है अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं की औसत। यानी लंबे समय का अध्ययन किया जाएगा। कितना अध्ययन, लगभग मान लीजिए वायुमंडल आपका जो है 50 साल का देखा जाएगा, 30 साल का देखा जाएगा, 70 साल का देखा जाएगा कि 70 सालों से 50 सालों से किस प्रकार से आपका जलवायु या फिर जो है आपका जलवायु चला, किस प्रकार से आपके मौसम बदल रहे हैं 50-60 सालों से, उस चीज़ को देखा जाएगा। तो उसको हम कहते हैं जलवायु। जैसे बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से, जैसे आपको पता है चौमासा, ठीक है। इस समय पे जैसे मैंने अभी जो वीडियो बना रही हूँ, ये आपका जुलाई अगस्त का महीना है, अगस्त का फर्स्ट सप्ताह है। अब अगस्त में यूपी में क्या होता है, चौमासे का मौसम होता है, ठीक है। अब चौमासे के बाद जस्ट क्या आएगा, सर्दियों का मौसम आएगा, और सर्दियों के बाद क्या आएगा आपका, गर्मियों का मौसम। फिर गर्मियों के मौसम से चौमासे का, फिर चौमासे से क्या होगा, फिर चौमासे से जाड़े या सर्दी का मौसम लगेगा, और सर्दी के मौसम से फिर क्या होगा, गर्मियों का मौसम। तो ये जो आपकी ऋतुएं चलती हैं, तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि आज क्या हुआ, आज जनवरी में जाड़े पड़ गए, कल जनवरी में क्या होगा, गर्मी पड़ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। इस सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। यानी ये 50-60 साल 70 साल का आपका सिस्टम है, और इसी को कहते हैं हम जलवायु। और सुबह से शाम मौसम बदल जाए तो उसको हम कहते हैं मौसम। जैसे दोपहर में सूरज निकला है, शाम को सूरज डूबेगा, ठीक है, तो ठंडक का मौसम रहेगा, तो इसको हम कहते हैं मौसम। और बहुत साल जैसे हमने देखी ऋतुएं आपकी एक मतलब एक बड़ी ऑर्डर में चलती हैं, आपकी सर्दी गर्मी इस प्रकार से चलती रहती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जलवायु। तो आपको क्लियर हो गया होगा मौसम जलवायु। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में पूछता है कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, तो इस चीज़ को याद रखना। और देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखना, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में बदल जाता है। यानी मौसम का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करें तो एक सप्ताह ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु जलवायु में बदलाव आपको 50 अथवा इससे अधिक समय में देखने को मिलेगा। आज आप हैं, ठीक है, अगर आप आज से 50 साल 70 साल 80 साल बाद देखेंगे तो आपको जलवायु में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बोले कि अगली साल जलवायु में मिल जाए बदलाव देखने को, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मौसम कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारी जलवायु है इंडिया की कैसी है, मानसूनी है। मानसून आपका जून में आता है, जून में केरल और तमिलनाडु के तट पर हिट करता है, यानी छूता है, फिर इसके बाद अंदर आता है इंडिया में, ठीक है। और इस प्रकार से आपका पूरा मानसून वितरित हो जाता है इंडिया में और बारिश कराता है। तो वही चीज़ है, देखिए आपने पहले की कक्षाओं में मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल देखा था हमने मानसून। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात होगा। मानसून से अभिप्राय है ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। ये पवनों की दिशा में क्या होता है, उत्क्रमण हो जाता है। यानी कभी पवन ऐसे चल रही है तो कभी पवन ऐसे चलेगी। अब 1 मिनट के लिए देखिए, इधर पे बना ली मैंने कुल्फी, अभी कुल्फी बन गई, ठीक है। कुल्फी के बनने के बाद क्या होता है कि ये तो हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट आपका टूटा फूटा है, तो पूर्वी घाट मैंने आपको टूटा फूटा बनाया। अब हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन, अब हम दिशाओं का निर्धारण करेंगे। तो देखिए पूरा
देख लिया, ये देख लिया मैंने पश्चिम, ये देख लिया मैंने उत्तर, ये देख लिया मैंने दक्षिण। ठीक है, अभी हो गया आपका। अब जो आपका मानसून आता है तो देखिए पवन के रूप में आता है, फिर क्या करता है, पहाड़ियों से टकराएगा, पहाड़ियों से टकराता है वो बरस जाता है पानी। ठीक है, तो मानसून जो आपका है कोई ऐसा नहीं है कि एक कटोरे में भर के मानसून आ गया, थैले में भर के। मानसून जो है एक पवन है, ठीक है, और पवन के रूप में आता है। तो देखिए क्या होता है कि इधर से मानसून आपका इस प्रकार से आता है। अब आपसे पूछे मानसून, तो कौन सा मानसून इंडिया में हिट करता है, तो दिशा आपकी कौन सी दिख रही है, आपको ये दिशा कौन सी दिख रही है, तो दिशा हमें दक्षिण पश्चिम दिख रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया में इंटर करता है। तो ये रहा मानसून। अभी मानसून जैसे ही हिट करेगा तो इसको इधर पे मिल जाएगा पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट मिल जाएगा तो वो उसको रोक लेगा, अवरोध उत्पन्न कर देगा। अब पश्चिमी घाट जैसे ही इस मानसून को रोकता है, दक्षिण पश्चिम मानसून को, दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या करता है, पश्चिमी घाट रोक लेता है। अब जैसे ही ये रोकता है तो यहाँ पे बारिश होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, जैसे इस हवा को रोका बारिश हो जाएगी। अब बारिश हो जाएगी तो ये क्षेत्र आपका जो है इधर पर बहुत सारी आपकी जो है नदियाँ निकलती हैं, यानी आपकी जो है दक्षिण की सारी यानी प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ निकलती हैं वो इसी से निकलती हैं, मानसून पर होती हैं। ठीक है, इसी पहाड़ियों से निकलती हैं, यानी पश्चिमी घाट से सारी नदियाँ आपकी निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पे मानसून हिट करता है और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या है आपका, जब बारिश ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या रहेगा, बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो है होगा आपका पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, यानी वन ज़्यादा रहेंगे, और वन ज़्यादा रहेंगे तो क्या होंगे, जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे, जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैज्ञानिकों को यहाँ पे आए दिन आपकी नई स्पीसीज मिलती रहती है, यानी नई आपकी नई क्या मिलेगी, जीव जंतु मिलते हैं नए नए, या फिर नए नए आपके इधर पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो इसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट। ठीक है, यानी जैव विविधता का हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से वो चीज़ उभरी हो या निकली हो या हमें अधिक से अधिक मिलती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। जैसे आपका कोरोना का हॉटस्पॉट क्या है, चीन का वुहान शहर, क्योंकि वहां से वो निकला है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि वहां की लैब है जो वुहान में, वहां से ही कोरोना फैला है, तो वहां से ही उसका क्या उत्पादन हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना का हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बोलते हैं इसको पश्चिमी घाट को। ठीक है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन नई नई स्पीसीज देखने को मिलते हैं, नए नए जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी स्पीसीज मिलती है, नए नए पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अब ठीक है, तो इतनी चीज़ हो गई आपकी। अब चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे। तो इसने बता रखा है कि जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया जून में मानसून इस प्रकार से आता है, घूम घाम के फिर लौटता भी तो है, तो पवन की दिशा ही तो है, पहले इस साइड जा रही है फिर इस साइड पलटेगी, तो लौटता हुआ मानसून है, आने वाला मानसून। तो पवनों की दिशा ही तो क्या करा रही है, बारिश करा रही है, क्योंकि यही पवन में तो क्या है, आर्द्रता है। आर्द्रता यानी इसी में तो जल की मात्रा है, किसके रूप में, जल बाष्प के रूप में। चलिए अब आगे देखिए, तो इसकी उत्क्रमण यानी पवन की दिशा उल्टी पुल्टी होती रहती है, और उसी से क्या होता है, मानसून आता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब देखिए इधर पर क्या है, इंपोर्टेंट है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक हमने भूगोल पढ़ा है हम देखते आए हैं कि अगर हम देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अगर एशिया की अगर आप बात कर लेते हैं, तो एशिया को अगर हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 भाग यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से अगर हम बांटते हैं तो आपको इंडिया कहाँ मिलेगा, तो इंडिया मिलेगा आपको दक्षिण साइड में। अब इसके बाद देखिए, ये तो रहा आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब बोला है इसने दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तो हो गया दक्षिण पूर्वी, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व में इस प्रकार की जलवायु जो है देखने को मिलती है। कौन सी, मानसूनी, मानसूनी के साथ साथ उष्ण वाली। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वाली। तो देखिए दक्षिण में तो हमें मिल गया इंडिया, और दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका एक तो म्यांमार तो जस्ट हमसे लगा ही हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्व के काफ़ी राज्य से सीमा शेयर करते हैं। इसके बाद आपको थाईलैंड मिल जाएगा, मैप उठा के देखेंगे आप लोग तो आपको क्या मिल जाएगा, लाओस मिल जाएगा, लाओस के बाद आपको कंबोडिया मिल जाएगा, वियतनाम मिल जाएगा, मलेशिया मिल जाएगा, इंडोनेशिया मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा। तो ये सारे देश हैं आपके जो कि आपको कहाँ मिलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस शब्द की कि उष्ण कटिबंधीय क्यों बोल दिया। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, और इसको हमने अलग अलग बेल्ट में बांटा था। तो अगर हम इसको अलग अलग बेल्ट में बांटते हैं तो चलिए इसको ब्लू करके, अगर इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 आपकी नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ आपकी 23.5 से 66 23.5। ठीक है, और नीचे अगर देखें तो आप साउथ की 23.5 और इधर पे आपकी साउथ की 66.5। तो ये हो गया आपका, मैं इसका कलर चेंज करके देखिए इधर पे ग्रीन कर लिया। तो इसमें क्या है, 23.5 अगर आप नॉर्थ की बात करते हैं तो क्या है आपको कर्क
कर्क रेखा मिलेगी, और 23.5 आपको क्या करना है, साउथ की बात करेंगे ये वाली रेखा, तो आपको मकर रेखा मिलेगी, यानी कर्क मकर भूमध्य 66.5 ऊपर 66.5 नीचे, तो ये सारी आपकी रेखाएं होंगी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका बीच वाला क्षेत्र है 23.5 ऊपर से 23.5 नीचे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर का, तो देखिए इसका मैं कलर चेंज कर लूँ इधर पे आपको, तो इसमें कलर कर दिया येलो कलर का, तो येलो कलर से हम लोग इसको, मैंने येलो कलर जो भरा है इधर पे, इस क्षेत्र को देखना गौर करके, तो जो येलो कलर का क्षेत्र भरा है मैंने, ठीक है। और दूसरी बात मैंने इधर पे कौन सा पिंक भर दिया, तो देखिए ऊपर भर दिया मैंने सबसे पिंक, तो जो पिंक वाला क्षेत्र है यानी 66.5 अगर आपका नॉर्थ इधर है तो एक आपका 90 होगा, और ये मैंने क्या बनाया है आपके अक्षांश बनाया है, यानी 66.5 अक्षांश से 90 अक्षांश तक क्या होगा, तो आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र होगा। कैसा होगा, शीत कटिबंधीय। तो इस साइड का भी 66.5 से 90 तक अक्षांश क्या होगा, शीत कटिबंधीय होगा, और ये आपका उष्ण कटिबंधीय हो गया। अभी बीच वाला जो येलो लाइन से है इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, क्या कहते हैं, सॉरी शीत, आपका क्या है, शीत कटिबंधीय, यानी शीत और आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या होता है, उष्ण और शीत के बीच का होता है, तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये आपका क्षेत्र 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र आपका कैसा है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो ऊपर का भी नीचे का भी। तो उसने बोला है उष्ण, आपको पता है कि जो कर्क रेखा है हमारी इंडिया को लगभग 2 बराबर पार्टों में बांट देती है, तो हमने देखा भी था कि जो हमारी इंडिया को लगभग 2 बराबर पार्टों में बांट देती है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक है। और बीच से राज्यों से होकर गुजर जाती है, बिल्कुल बीच से काट देती है। क्या करती है, जो आपका राजस्थान यहाँ से प्रवेश करती है, सॉरी गुजरात से प्रवेश करती है, और अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात के बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा काटती है, मध्य प्रदेश को पूरे 2 पार्टों में डिवाइड करती है, फिर छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड के बाद मिलता है इसको पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यानी सीधी बात है गुजरात से एंटर करके मिजोरम में खत्म होती है। अगर हम इंडिया की बात करें 8 राज्यों से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलती है तो आधा हिस्सा नीचे आ जाता है, आधा हिस्सा इसके ऊपर आ जाता है इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया की जो अगर आप इधर पे जलवायु देखते हैं कौन कौन सी मिलेगी, एक तो आपको उष्णकटिबंधीय मिल जाएगी, एक आपको शीतोष्णकटिबंधीय मिल जाएगी, तो वही चीज इसने बताई है, ठीक है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, यानी उष्णकटिबंधीय वाले बेल्ट में पाई जा रही है, उस क्षेत्र में मिल रही है आपको, और कुछ भाग इसका शीतोष्ण में भी मिल जाता है। तो मैंने आपको समझा दिया, अब चलिए आगे। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। अब हम देखते हैं कि जलवायु में एक रूपता भी है और कहीं कहीं पे अलग अलग देखने को भी मिलती है, यानी क्या मिलता है आपको, विविधता भी मिलती है। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल देती है, यानी जो है मैंने बताया भारत यानी दक्षिण एशिया का भारत कौन से भाग में आता है, दक्षिण भाग में, और मैंने दक्षिण पूर्व भी आपको देश बताए हैं, तो दक्षिण पूर्व देश मैंने बता दिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस। तो ये देश आपके आ जाते हैं, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके दक्षिण पूर्व एशिया के भाग में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानसून का आपको एकता देखने को मिलती है, यानी एक जैसा मानसून लगभग देखने को मिल जाता है, तो वही चीज़ बताया मानसून। अब चलिए आगे देखते हैं। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यही विभिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों में मौसम और जलवायु की एक दूसरे से अलग करती है। अब क्या होता है कि अभी तो हमने एशिया देखा, ठीक है, लेकिन क्या होता है इंडिया के ही राज्यों में अलग अलग आपको जलवायु देखने को मिल जाती है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा होती है। तो इसके कारक भी होंगे कुछ, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बोल दिया बादल को वहाँ मत जाओ या यहाँ मत जाओ, इसके कुछ कारक होंगे ना, कहीं पे पहाड़ी होगी, कहीं पे नदियाँ निकल रही होगी आपकी, ठीक है, कहीं पे आपका जो है जल वाष्प ज़्यादा बन रहा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, कहीं पे आपका क्या है तटीय क्षेत्र होगा, कहीं पे पहाड़ियाँ मिलेंगी, तो उस चीज़ से भी तो प्रभाव पड़ेगा ना इस पे, तो बिल्कुल पड़ेगा। तो इसी कारण भारत में ही क्या होता है अलग अलग मौसम की दशाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वही चीज़ बता रखा है आगे देखिए, यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है, यानी प्रदेशों को अलग कर दिया। अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे अब बात करेंगे दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, अगर आपको मैप याद नहीं है तो एक एक करके मैप याद
याद कर लीजिए, यानी एक एक करके राज्य आपको इंडिया के याद होने चाहिए कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर आप सबसे नीचे दक्षिण में देखते हैं तो आपको केरल मिलेगा पतला सा और तमिलनाडु थोड़ा मोटा सा मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। अगर आप केरल तमिलनाडु में जाते हैं, यूपी बिहार से निकल के उधर पे जाते हैं, तो आपको क्या होगा, पूरी चेंज मिल जाएगा जलवायु, ठीक है, पूरा जलवायु चेंज मिल जाएगा। तो बता रखा है उन्होंने, ये इंडिया है ही, इंडिया में ही क्या है, उत्तर दक्षिण में फर्क आ गया। क्यों है, अभी अभी तो हमने देखा कि उसमें वो शीतोष्ण में भाग चला जा रहा है, उष्ण में रह रहा है, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं। जैसे अगर आप यूपी बिहार की बात करें तो आपको हिमालय पर्वत मिल जाएगा, लेकिन आपको केरल तमिलनाडु में थोड़ा मिल रहा है, इसमें तो आपको कोस्टल एरिया लगा हुआ है, यानी इसका तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है कोस्टल एरिया है ना। तो कोस्टल एरिया यानी समुद्र से सीमाएं इसकी साझा हो रही हैं, तो समुद्री हवाएं भी तो यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। ये समुद्र से इसकी बाढ़ भी तो आने लगती है, केरल में आए दिन आती है, आए दिन नहीं तो आपकी जो है बरसात के मौसम में तो बाढ़ आ ही जाती है केरल में। अब देखिए केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु कैसी है, उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की मानी जाती है। मानसूनी क्यों मानी जाती है, क्योंकि मानसून की वजह से आती है, वो तो इसकी स्थिति ऐसी है, इसके कारण अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो हवाएं चल के आती हैं मानसून के द्वारा, उसी के कारण तो यहाँ पे जो है जो आपका मानसून प्रवेश करता है, उसी के कारण तो बरसात आती है, इसलिए तो इसको मानसूनी टाइप कहते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि यूपी बिहार में जो है आपका कोस्टल एरिया नहीं मिल रहा है, उधर पे आपको हिमालय पर्वत पूरा घेरे मतलब ऊपर उत्तर की साइड में, लेकिन दक्षिण की साइड आपको कोस्टल एरिया मिलेगा, पहाड़ियाँ कम मिलेंगी, तो उस चीज़ का फर्क आ जाता है। और फिर आपका जो है अक्षांश का भी तो फर्क आ रहा है, अक्षांश भी तो इसमें फर्क कर देता है, अक्षांश आपका मिल जाता है इसमें। एक आपका क्या है, बीच से जैसे ही कर्क रेखा निकलती है तो उष्ण में आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और ऊपर वाला भाग आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पहुंच जाता है। अब चलिए इसमें आगे थोड़ा बात करेंगे। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं इसको देखिए, कैसी कैसी भिन्नताएं। एक तो आपका पवनों के प्रारूप, पवनों के प्रतिरूप, यानी पवन किस प्रकार से कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे चल रही है, ठीक है। जैसे आपका मानसून आता है केरल तमिलनाडु पे हिट करता है, लेकिन क्या वो यूपी में भी 1 जून के सप्ताह में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना लग जाता है, ठीक है। यूपी में जब आपका मानसून आता है तो जुलाई का 1st वीक होता है, और केरल तमिलनाडु की बात करें तो जून का 1st वीक होता है, ठीक है। तो ये फर्क आ जाता है आपका, किसका, ये पवनों का ही फर्क है, पवन ही तो आपकी जो चल रही है, जो हवाएं चल रही है, उसी कारण तो बरसात हो रही है। चलिए, तो ये तो आपका एक आ गया कि पवनों का प्रतिरूप हो गया, एक आपका तापक्रम आ गया, दूसरा आपका बरसात आ गया, ठीक है, ऋतुओं की लय आ गई, और आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा आ गई, यानी आर्द्रता भी इसमें हम देखेंगे, और या इसमें शुष्कता भी देखेंगे, यानी कितना सूखा क्षेत्र है, कितना अच्छा मतलब पानी आनी वहाँ पर रहता है, तो उस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है, यानी इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इंडिया के ही भाग में अलग अलग भाग में हमें भिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। इन प्रादेशिक भिन्नताओं को जलवायु की उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। जैसे देखिए इधर पे आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक भिन्नताओं को जरा गौर से अवलोकन करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आखिर है क्या। तो चलिए इसको थोड़ा देखेंगे। तो देखिए गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल बात कर रहा है किसकी, राजस्थान का पश्चिमी भाग। राजस्थान आपको पता है अरावली जो पर्वत श्रेणी है आपकी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको पूछे कि इंडिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो आपकी अरावली ही है। अरावली याद रखना। अरावली 20 से क्या करती है, राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो जब इसमें मानसून आता है तो अगर पर्वत आपका अगर इस प्रकार से खड़ा हुआ है, तो अगर इधर पे बारिश लगती है तो बारिश यहीं पे रह जाती है, मानसून इस साइड नहीं जा पाता है। तो इस साइड का जो राजस्थान का भाग है, यानी अगर आप पूर्व की बात करें तो अच्छे उपजाऊ मैदान आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान के पश्चिम भाग की बात करें तो आपको बरसात वहाँ पे नहीं मिलती, वहाँ पे क्या मिलता है, शुष्कता मिलती है, यानी सूखापन मिलेगा आपको, ठीक है, सूखापन मिलेगा, रेगिस्तान मिलेंगे, सूखा रहेगा तो रेगिस्तान बनेंगे, और पेड़ पौधे भी वहाँ पे नहीं मिलते हैं। थोड़ा बड़ा आपका झाड़ी वाड़ी मिल जाता है, जो कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे उगाते हैं, हरी पत्तियों वाले आपको पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं मिलेंगे। कहाँ पे, तो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रही हूँ, ठीक है। और राजस्थान के 2 पार्टों में डिवाइड क्यों हो जाता है, मतलब आधे राजस्थान में बारिश होती है, आधे में नहीं होती है, तो क्यों, किसके कारण, वो अरावली के कारण। अरावली के एक भाग में बारिश कर, अरावली के टकराने के कारण पवनें क्या करती हैं, एक ही भाग में बारिश कर जाती हैं और दूसरे भाग में नहीं पहुंच पाती हैं निकल के। तो वही चीज़ बता रखी है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, तापमान कई बार क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है कि पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, अगर आप पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे तापमान जो है 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर चुका है, यानी 55 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे देखा गया है, ठीक है। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास, लेह लद्दाख क्या है,
हर टाइम आपकी बर्फ़ जमी रहती है। लेह लद्दाख, ठीक है, आपका लेह लद्दाख जो है ऊंचाई पर है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख ऊंचाई पर है, हिमालय पर्वत पर है। तो जब ऊंचाई पर है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ऊंचाई पर है, तो वहाँ पे क्या है, अब ऊंचाई पर है तो वहाँ पे बर्फ़ जमती है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर गया है, इतना ज़्यादा गिर गया कि कितना देखने को मिला है, 45 -45 डिग्री टेम्परेचर, जीरो पे बर्फ़ जमने लगती है, वो -45, ठीक है। -45 टेम्परेचर क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं कि एक तो 55 कहाँ मिला आपको, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। वहीं पे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख अगर आप जाते हैं तो कितना देखने को मिला, -45। तो अंतर कितना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ देखने को आपको मिलती है। तो ये आपका ये मौसम की तो दशाएं हैं, ठीक है, ऊंचाई नीचाई का ही तो फर्क है। राजस्थान आपका ऊंचा थोड़ी ना है, राजस्थान जो है हिमालय पर्वत पर थोड़ी ना बना हुआ है। वो बात अलग है कि उसमें जो अरावली ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, लेकिन राजस्थान थोड़ी ना ऊंचाई पे है। लेकिन जो आपका जम्मू कश्मीर है, हिमालय का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, अगर आप नेपाल भूटान की बात करें, सिक्किम की बात करना, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो ये क्षेत्र आपके कैसे हिमालय के क्षेत्र है। और हिमालय तो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है तो बर्फ रहेगी। और सर्दियों के मौसम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। तो लेह में कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया, -45 टेम्परेचर दर्ज कर लिया गया है। अब बात करेंगे राजस्थान की चुरू जिले में क्या होता है, जून के महीने में किसी एक दिन का टेम्परेचर 50 सेल्सियस अथवा इससे अधिक देखा गया। अभी तो हमने देखा कि 55 तक देख लिया गया है राजस्थान में, तो 50 तो कम ही है, मतलब 55 से तो कम ही है ना। तो इसका टेम्परेचर 50 तक देख लिया गया है और 55 तक भी देखा गया है। जबकि उसी दिन क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। अब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, राजस्थान आपका पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, अरावली की वजह से वहाँ पर बारिश नहीं होती है और वहाँ पर जो है आपका क्या है, रेगिस्तान का क्षेत्र बन जाता है। अगर आप वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका पूरा पहाड़ी इलाका है, हिमालय का इलाका है, ठीक है, तो ऊंचाई पर है। अब ऊंचाई पर है तो क्या है, वहीं पे मतलब जैसे अगर आप बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि जून का महीना, तो देखिए जून के महीने में अगर आप राजस्थान जाते हैं तो टेम्परेचर आपको 50 से हो सकता है ऊपर मिल जाए, 48, 50, 55 आपको आप देख सकते हैं। लेकिन उसी महीने में उसी दिन कोई आपको अरुणाचल प्रदेश में बैठा बताए कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ टेम्परेचर 19 है। किस कारण है, तो ये पहाड़ियों के कारण है, ऊंचाई के कारण है, वनस्पति के कारण है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे तो उसी दिन जून के महीने में बता रखा है कि अरुणाचल प्रदेश में 19 मिलेगा आपको तवांग जिले में, और वहीं पर राजस्थान के चुरू जिले में कितना मिल जाएगा, तो 50 से ऊपर 55, 52 इतना आपको, मतलब 55 लास्ट, उसका लास्ट स्टेज जो है 55 दर्ज किया गया है, ठीक है। तो उसी दिन की बात है, जून के महीने की। आगे देखिएगा क्या है, दिसंबर की किसी रात में क्या होता है, जम्मू कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 देखा गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के द्रास में अगर आप जाते हैं तो दिसंबर में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, यूपी में जनवरी दिसंबर में, बिहार में, ठीक है, यूपी बिहार में, आपका एमपी में। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का आपका टेम्परेचर देखा गया है कितना गिर जाता है, -45 तक गिर जाता है। किसकी बात कर रहा है, रात के महीने की, ठीक है। जबकि उसी रात का तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई, तिरुवनंतपुरम केरल चेन्नई में अगर आप टेम्परेचर देखते हैं तो कितना मिलता है आपको, 22 और 20-22 मिल जाएगा, यानी ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। 20-22 ज़्यादा थोड़ा ना होता है आपका, ठीक है, यानी 20-22 आपका बहुत कम थोड़ा है। लेकिन अगर आप बात करें -45, तो -45 तो बहुत होता है। सीधी बर्फ़, मतलब बर्फ़ का तो हर जगह वहाँ पे बर्फ़ जमी मिलेगी आपको, ठीक है। तो केरल और तमिलनाडु आपके हैं कहाँ, अक्षांश से इसकी स्थिति देखिए, भूमध्य रेखा से इसकी स्थिति देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, और आपको इसको समुद्र से इसकी दूरी देखिए, समुद्र का तट देखिए। तो इन सब चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ेगा कि कहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा गिर रहा है, कम गिर रहा है, ऊंचाई की वजह से गिर रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ पे इस प्रकार का मौसम क्यों है। तो ये सब चीज़ें आपको उधर पे देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए क्या है, उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं, हमने उदाहरण देख लिए, बिल्कुल देख लिए। यानी ये उदाहरण क्या दिखाते हैं हमें, तो उदाहरण क्या दिखाते हैं कि एक ही समय में भारत में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप देखते हैं तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। एक ही समय पे भारत में ही क्या किया जाता है, अलग अलग जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करते हैं तो उसमें भी भिन्नता आती है। अब 24 घंटों का तापमान देखिए दर्ज करने में क्या है, दोपहर 12 बजे का टेम्परेचर दर्ज करेंगे तो ज़्यादा रहेगा। अब रात 12 बजे का कर लीजिए, दोपहर 3 बजे का कर लीजिए, सुबह 4 बजे का कर लीजिए, ठीक है, सुबह आपका जो है सुबह 6-7 बजे कर लीजिए, तो 24 घंटे में हर जगह अंतर मिलेगा आपको, ठीक है।
अगर आप दोपहर का टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, कहीं का भी दोपहर का टेम्परेचर देखेंगे तो हाई मिलेगा। वहीं रात का 3-4 बजे का देख लीजिए, मतलब सुबह 3-4 बजे का अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, कम टेम्परेचर मिलेगा। तो 24 घंटे में आपका टेम्परेचर का अंतर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और एक चीज़ मैंने आपको इधर पे देखिए, इधर पे ये रही पृथ्वी, ठीक है, ये रही पृथ्वी आपकी, और ये रही सूर्य, ठीक है, ये रहा आपका सूर्य। अब सूर्य का किरणें कैसी पड़ेंगी? इस प्रकार से अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पड़ेंगी? सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी, 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ेंगी। और ये 23.5 से झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 से झुकी हुई है 23.5 अंश से। तो ये जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी कहाँ तक पड़ जाती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीधी कहाँ तक पड़ जाती हैं। तो ये सीधी 23.5 आपकी नॉर्थ तक, इधर पे देखिए 23.5 नॉर्थ तक, और 23.5 साउथ हो गया आपका 0 डिग्री। 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ और 0 डिग्री, इस वाले क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आगे सूर्य की किरणें कहीं पर भी कभी भी सीधी नहीं पड़ती, यानी हमेशा तिरछी पड़ेंगी। अगर आप 23.5 से ऊपर जाते हैं, आप बोले 30, 45, 50, 60, 66, 90, 90 तो खैर बात ही अलग है। 90 तक तो आपकी 6 महीने दिन, 6 महीने का रात रहता है। ठीक है, उधर पे तो आपका बात ही अलग है, 6 महीने दिन रहेगी, 6 महीने रात। लेकिन अगर आप 23.5 से जस्ट ऊपर जाते हैं, मान लीजिए आपको 40-45 डिग्री पे जाना है, ठीक है, 40-45 डिग्री पर जो देश हैं, अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, रसिया चले जाइए, तो वहाँ पे क्या होगा? सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा? ठंडक रहेगी ना, यानी वहाँ पे जाड़ों का मौसम, जाड़े का मौसम ज़्यादा रहता है। ठीक, तो हो गया इतना, आपका इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्या है। तो इसमें क्या है कि 24 घंटों में भी तापमान अगर आप इंडिया में दर्ज करते हैं या किसी भी जगह का 24 घंटे का तापमान दर्ज करते हैं तो उसमें आपको भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं, काफ़ी भिन्नता मिलेंगी। अब मैंने बताया ना कि दोपहर 12 बजे का कर लीजिए, सुबह 3 बजे का कर लीजिए टेम्परेचर, तो उसमें अंतर तो मिलेगा ही, यानी काफ़ी अधिक प्रभाव मिलेगा आपको। अब इधर पे उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण देखिए, केरल और अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7-8 डिग्री का अंतर पाया जाता है। 7-8 डिग्री का अंतर पाया जाता है। इन्होंने बताया है कि जैसे हमने केरल में क्या किया कि दिन में हमने 22 देखा, तो अगर हम इसमें रात की बात करते हैं तो आपको 15 मिल जाएगा। इस प्रकार से बात कर रहे हैं लोग। तो इन्होंने किस किस की बात कर दी? तो केरल की बता दी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बता दी। लेकिन अगर हम और बात करते हैं, दूसरी जगह की बात करते हैं, इंडिया के क्षेत्रों की दूसरी जगह की बात करते हैं, तो देखिए थार मरुस्थल। थार क्या है? थार मरुस्थल कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, और या खेरा थार जो है राजस्थान में नहीं फैला है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक है, यदि दिन का टेम्परेचर आपका 50 है तो वहाँ रात का टेम्परेचर 55, 7-8 नहीं बल्कि 35 डिग्री का अंतर आ रहा है। ठीक है, 15 से 20 पहुँच जाता है। अंतर क्यों है? क्योंकि देखिए क्या है, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अवशोषित करती है। ठीक है, जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, मान लीजिए थार के मरुस्थल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वो क्या करेगी? उसको अवशोषित करेंगी। ठीक है, वो जो ठोस है ना वो जल्दी अवशोषित कर लेता है। किसकी अपेक्षा? लिक्विड की अपेक्षा। अगर आप बात करें इसमें स्थलमंडल की, और अगर बात करें जलमंडल की, तो अगर आप जल और स्थलमंडल की बात करते हैं तो स्थलमंडल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। किसकी अपेक्षा? आपका लिक्विड क्षेत्र की अपेक्षा। यानी अगर आप बात करें तो लिक्विड क्षेत्र यानी आपका समुद्र की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए इधर पे क्या होता है कि जो थार का मरुस्थल है, इधर पे आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। ठीक है, घर मकान, अब वहाँ पे मरुस्थल है तो वहाँ पे घर मकान क्यों मिलेंगे? यानी बहुत घनी आबादी नहीं मिलेगी। तो जब आपको इस प्रकार के पेड़ पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं सूर्य की किरणों को। घर मकान भी आपके जो बने होते हैं अवशोषित करते हैं। यानी हर एक चीज़ क्या होती है? सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, यानी टेम्परेचर को अपने आप में रख लेती है। अब जैसे ही टेम्परेचर को अपने आप में रख लेती है, अब सूर्य जो है आपका डूबने वाला है। अब दिन निकल गया, शाम का मौसम आ गया। अब रात में क्या करती है? उस किरणों को जो पृथ्वी ने किरणें अपने आप में अवशोषित करके रखी उनको छोड़ना स्टार्ट करती है। अब रात में क्या करती है? छोड़ती है। तो क्या करती है? एकदम से क्या होता है, जो है गर्म भी होता है और एकदम से ठंडा भी होता है। ठीक है, एकदम से आपका जो है ठंडा भी होता है और एकदम से गर्म भी होता है। तो दिन के समय जब थार के मरुस्थल पर ठोस जगह है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो उसको अवशोषित जल्दी कर लेती है सूर्य की किरणों को। और जब रात की समय जैसे ठंडक का मौसम आता है तो बहुत जल्दी उसको पूरा छोड़ भी देती है, यानी किरणों को पूरा छोड़ देगी। तो किरणें आई गई, अब उसमें क्या होता है? जल्दी से अवशोषित करेगी, जल्दी से
छोड़ देगी, पेड़ पौधे हैं नहीं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा इसमें अंतर आ जाता है। इस चीज़ से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो लिक्विड क्षेत्र है या फिर ठोस क्षेत्र है, इस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो सूर्य की किरणों को अवशोषित करने की क्षमता किस में ज़्यादा है, तो आपका ठोस में रहती है, और अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा है, अब अवशोषित करेगी, एनर्जी भर जाएगी ना, एनर्जी भर जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, और जैसे ही ठंडक आती है तो बहुत जल्दी उसको छोड़ भी देती है, यानी ठंडा भी जल्दी कर देती है। ठीक है, तो वही चीज़ अंतर आता था, ठंडा जल्दी कर देती है तो आपका 15 से 20 के बीच टेम्परेचर हो जाता है, बहुत जल्दी अवशोषित करके इकट्ठा कर लेती है अपने आप में, तो 50 पहुंच जाता है। ठीक है, एक एक लाइन समझना हमको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक एक लाइन समझाई है। अब देखिए क्या है, अब इसमें थोड़ा आगे समझिए। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक भिन्नताओं की बात करते हैं। तो देखिए वर्षा जो है आपकी, आपने देखा होगा कि अगर आप समुद्र के किनारे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोलकाता शहर की बात कर लेते हैं, केरल की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, गोवा की बात कर लेते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, लेकिन अगर आप समुद्र क्षेत्र की बात ना करें तो यूपी बिहार की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, ठीक है, तो या जम्मू कश्मीर की बात, ये भी तो आपका क्षेत्र नहीं है ना, ठीक है, यानी ये भी तो क्या है, जो ये भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें अंतर आता है, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ठीक है, गर्म क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा, जैसे थार का मरुस्थल बात करें, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वर्षा का बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसको देखते हैं कि वर्षा की प्रादेशिक भिन्नताओं को देखें, चलिए देख लेते हैं। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। अब देखिए इसके भी प्रकार हैं, अगर हम बात करें हिमालय की, ठीक है, अगर हम लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें, ठीक है, या हम बात कर लें सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हिमालय में वर्षा होती है वो कैसी होती है, हिमपात, यानी बर्फ के रूप में बरसात होती है, ठीक है, वहाँ पर बूंदों के रूप में नहीं, पानी के रूप में नहीं, बर्फ के रूप में बरसात होती है, तभी तो वहाँ पर ग्लेशियर जमे रहते हैं। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण क्या होती है, जल की बूंदों के रूप में होती है। यानी अगर आप पहाड़ी क्षेत्र छोड़ दें, सीधी बात है, हिमालय को छोड़ दें, पहाड़ी क्षेत्र तो खैर आपका जो है पूरब और पश्चिमी घाट भी है, लेकिन वहाँ पे आपको बरसात नहीं होती है। लेकिन आप हिमालय की बात करें, क्योंकि हिमालय कैसा है, ऊंचाई क्षेत्र पे है, ठीक है, हिमालय कैसा है, ऊंचाई क्षेत्र पर है। और अगर आप हिमालय के दूसरे साइड की बात करें, 1 मिनट के लिए देखिए, अगर आप इंडिया के हिमालय जो है आपका पूरा अवरोधक है, ठीक है, और अगर आप पूरा इस प्रकार से पृथ्वी बना ली मैंने, और ये मैंने 0 डिग्री कर दी, मैंने 23.5 कर दी, 23.5 में आपका इंडिया इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पे आपका हिमालय है, इसको थोड़ा गौर करना, ये रेड कलर से हिमालय बना दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये क्षेत्र जो आपका कैसा है, ये क्षेत्र आपका ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका कैसा है, ध्रुवों वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पे जो है आपके जो अक्षांश है ऊंचाई पर चले जा रहे हैं, यानी अक्षांश जो है बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही अक्षांश बढ़ते जाएंगे तो ठंडा मौसम होता जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। अब यहाँ से जो हवाएं चलेंगी कैसी चलेंगी, बिल्कुल ठंडी चलेंगी, क्योंकि ठंडे क्षेत्र से आ रही हैं, तो जो हिमालय उन ठंडी हवाओं को रोक देता है, अवरोधकार कर देता है, और इंडिया में जो है ठंडक का मौसम ज़्यादा नहीं बन पाता है। और जब उन हवाओं को रोकेगा, तो उन ठंडी हवाओं को रोकेगा, और वे एक अवरोधक से टकराएंगी, पर्वत से टकराएंगी, तो बारिश होगी। अब ठंडी है हवाएं ज़्यादा, ठीक है, ठंडी हवाएं ज़्यादा तो हिमपात के रूप में बारिश कराती है, ना कि बूंदों के रूप में, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चले आगे देखिए क्या है, जबकि देश के अन्य भागों में क्या होता है, वर्षण जो है जल की बूंदों के रूप में होती है। जल की बूंदों के रूप में यहाँ पर बरसात क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, आपका मानसून वाला सिस्टम है, ठीक है, मानसून आ रहा है आपका, ये हिमालय की वजह से नहीं, ये मानसून की वजह से होता है। और देखिए हिमालय आपका कहाँ है, अगर आप इस प्रकार से इसको करते हैं तो हिमालय आपको यहाँ मिलेगा, और मानसून आपका इस साइड से आता है, ठीक है, मानसून आपका इस साइड से आता है, तो अंतर है ना दोनों में। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि इसकी मात्रा में भी अंतर है। अब एक चीज़ याद रखना, इसका प्रकार इसका कौन सा है, इसके 2 प्रकार हैं, या तो हिमपात यानी बर्फ के रूप में बरसात, या फिर बूंदों के रूप में बरसात, ठीक है। तो ये तो इसका प्रकार हो गया। तो उसमें हमने देखा कि अंतर है, कहीं पे हिमपात में हो रहा है और कहीं पे बूंदों में हो रहा है बरसात। लेकिन हम बात करेंगे अब इसकी मात्रा की, तो अभी तो हमने इसका प्रकार देखा, लेकिन इसकी मात्रा में भी अंतर होता है। अब बात कर लीजिए यूपी की बारिश, केरल की बारिश, तमिलनाडु की बारिश, अब आप बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर की बारिश, या फिर आप बात कर लीजिए राजस्थान की बारिश। तो क्या हर जगह एक जैसी बारिश हो रही है? क्या मेघालय में भी आपकी बारिश आपकी यूपी जैसी होती है? नहीं होती। मेघालय तो जो आपका क्षेत्र है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र है, इसमें मौसम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कौन सा कहाँ पे सबसे ज़्यादा, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो देश पूछे तो अगर आपका
वर्ल्ड के उसमें पूछे तो आपको देश बताना होगा तो भारत, अगर भारत में ही पूछ ले राज्य तो मेघालय, मेघालय में नाम पूछ ले तो आपका मेघालय में तो मौसिनराम, ठीक है, मौसिनराम ये रहा, लिखा हुआ है मौसिनराम। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपका सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है मौसिनराम, दुनिया का है, ठीक है, भारत का नहीं बल्कि दुनिया का है, याद रखना। तो इसमें क्या है, बल्कि बरसात की मात्रा में भी अंतर होता है। जैसे अब बात करेंगे मेघालय, मेघालय में आपको पहाड़ियाँ कौन सी मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं तो खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम, पहले आपका चेरापूंजी था लेकिन अब आपका फिलहाल में मौसिनराम हो गया है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र। कौन सा हो गया है, मौसिनराम। यहाँ पे क्या होता है, औसत वार्षिक वर्षा आपकी कितनी होती है, तो 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, 1080। किसकी अपेक्षा, राजस्थान के जैसलमेर में कितनी होती है, मात्र 9 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। यानी सीधी सीधी बात ऐसी है कि अगर मेघालय में एक दिन पानी बरस जाए और राजस्थान में पूरा साल भर पानी, तब भी जो है उनका इक्वल नहीं हो पाता, तब भी जो है राजस्थान का पानी कम रहता है। मेघालय की एक दिन की बारिश, राजस्थान की साल भर की बारिश, ठीक है, बराबर नहीं होती है। क्या होता है, राजस्थान का कम ही आंकड़ा निकलता है। तो अंतर देख सकते हैं आप लोग, 1080 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो इससे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा है कितना कम। राजस्थान और मेघालय के आधार पर इन्होंने चर्चा की हुई है। आगे देखिए, मेघालय की गारो में स्थित, गारो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी बारिश होती है जितनी जैसलमेर में, एक साल नहीं बताया मैंने, एक साल बता दिया, 10 साल की बात कर रहा है कि एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि राजस्थान के जैसलमेर में आपको 10 साल में बारिश के आंकड़े नहीं मिलेंगे जितनी मेघालय में एक दिन में बारिश हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। अब इसमें फिर से आप लोगों को क्या करना है, पश्चिमी मरुस्थल या फिर उत्तर पश्चिम हिमालय। अब हिमालय की भी बात अगर आप लेह लद्दाख की करते हैं तो वहाँ पे बारिश कहाँ से होगी, वहाँ पे आप जो है पानी वाली बारिश कहाँ से होगी, हिमपात हो गई, ठीक है, ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं, हिमपात हो गई, ग्लेशियर जम गए, गंगा नदी वहाँ से निकल के आ गई, ठीक है, गंगा नदी निकल गई, ब्रह्मपुत्र निकल गई, ठीक है। और अगर आप बात करें तो आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ आपके वहाँ से निकल के आ रही हैं। लेकिन एक बात आप इधर पे गौर करिए कि उधर पे जो है, उधर पे ठंडक का मौसम है पहाड़ी क्षेत्र में, और ठंडक का मौसम है तो वहाँ पे जल वाष्प क्या है, वहाँ पे वाष्पित नहीं होगा पानी, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी या सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी या बहुत सारा सर्दी का मौसम रहेगा तो पानी वाष्पित नहीं होगा। अब पानी वाष्पित नहीं होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता कैसे पड़ेगी, वायुमंडल में आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडल में आर्द्रता यानी जल वाष्प की मात्रा नहीं बनेगी। अब जल वाष्प की मात्रा नहीं बन रही, वहाँ पे जल वाष्प हो ही नहीं रहा है तो भाई वायुमंडल में बारिश कैसे कराएगा, वायुमंडल के पास थोड़ा ना खजाना रख रखा है कि अब उसको बरसात कराता रहेगा। जब वहाँ पे जल वाष्प नहीं होगा, ठीक है, जल वाष्पित नहीं होगा तो वहाँ पे बरसात नहीं कराएगा, तो ठीक है ना। हिमालय में बर्फ जरूर पड़ती है लेकिन बारिश वहाँ पे भी कम होगी आपकी। यानी देखिए, उत्तर पश्चिमी हिमालय, ठीक है, उत्तर पश्चिमी अगर आप मैप की बात करते तो ये हो गया आपका पूरा, भी हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। किसकी बात की है मैंने, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत उत्तराखंड के इलाके की बात कर लीजिए, तो ये हो गया आपका क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लेह लद्दाख की बात कर लीजिए तो वार्षिक वर्षा यहाँ पे भी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। और जबकि अगर बात कर लीजिए 10 और 400, 10 और 400 कहाँ पे है, मेघालय में। तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि मेघालय में अच्छी खासी बारिश होती है। बल्कि कैसा होता है, जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में तो होती है आपकी, मेघालय भी तो पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे ऊंचाई से फर्क है, बहुत ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र है आपका हिमालय का। तो मतलब क्षेत्र के आधार पे भी आपका बारिश का अंतर रहता है, मात्रा का अंतर रहता है। अगर आप अक्षांश की बात करें तो अक्षांश से भी इसमें अंतर होता है, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश से बढ़ने से भी अंतर होता है। और आप जो पृथ्वी का स्थल है, ठीक है, पृथ्वी का स्थल, यहाँ से ऊंचाई हम जाते हैं, ऊंचाई आने आपका जो है आपके वायुमंडल के स्तर हैं, कौन कौन से हैं आपके, एक मिनट के लिए, क्षोभ मंडल, क्षोभ समता, मध्य, आयन, बाहर, यानी क्षोभ मंडल की बात करते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल यानी क्षोभ मंडल की बात करते हैं, जैसे आप खड़े हैं और ऊपर की साइड उछाल मार दें तो ये क्या होगा, आपका ऊपर की साइड उछाल मारें और ऊपर चले जाइए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो आपको ठंडक का महसूस होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जुलाई और अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे व 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा होती है। प्रचंड
तूफान से मतलब है इनका मूसलाधार वर्षा। बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या करेगी, भूस्खलन करेगी, यानी भूमि को तोड़ेगी। अब भूस्खलन करेगी तो स्थितियाँ तो बेकार होंगी ना, मिट्टी को तोड़ रही है तो नीचे घर बने हैं उनको तोड़ देगी, वो मिट्टी गिरेगी, ठीक है, बाढ़ की स्थिति बनाएगी, पेड़ पौधों को तोड़ रही है तो वो चीज़ से प्रभाव पड़ेगा। तो वही चीज़ बता रखा है कि जुलाई और अगस्त में क्या होता है, पानी अच्छा खासा होता है। जून में मानसून प्रवेश करता है, जून में और जुलाई में क्या होता है, गंगा में पानी पहुंच जाता है, ठीक है, और जुलाई और अगस्त में पानी अच्छा खासा होता है, ठीक है, अपने फूलोफान पे रहता है। तो जुलाई अगस्त में गंगा डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन क्या होता है, प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा कराते हैं। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर अगर आप बात कर लें तमिलनाडु में, चलिए तमिलनाडु में चल जाते हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं हम, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो होता है शांत रहता है भाई। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जून में तो बारिश होती है, लेकिन जैसे ही जून में बारिश होगी, जुलाई में थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त में जो मानसून है आपका गंगा के मैदानों में पहुँचता है, यूपी एमपी में, ठीक है, और गंगा के मैदानों में पहुँचता है तो वहाँ पे मानसून नहीं रहता है। तो आपके तमिलनाडु में क्या होगा, वहाँ पे बारिश नहीं होगी उस समय पे। अब उस समय पे बारिश नहीं होगी जुलाई और अगस्त में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का मौसम शांत होगा, तो शांत होगा और शुष्क भी होगा। कोरोमंडल तट किसका कहते हैं, कोरोमंडल तट हम तमिलनाडु को कहते हैं। देश के अधिकांश भाग में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, ठीक है, अधिकतर भाग में क्या होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही बरसात होती है। किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा कैसी होती है, शरद ऋतु तथा जाड़ों के आरंभ में होती है। एग्जाम में पूछता है सीधा सीधा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जाड़ों में बरसात होती है, या फिर ऐसा कौन सा राज्य है जो लौटते हुए मानसून आने वाले मानसून दोनों से पानी लेता है, तो वो आपका केरल तमिलनाडु ही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही मानसून हिट करता है तो ये बरसात में पानी ले लेते हैं, और जैसे ही मानसून लौट के वापस अपने घर जाता है तब भी इनको पानी मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, याद रखना केरल और तमिलनाडु। इन सभी भिन्नताओं विविधताओं के बावजूद क्या होता है, भारत क्या है, भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता के लिए मानसूनी है। इसकी लय क्या है भाई, वही है कि जून में आएगा, जुलाई में फैलेगा, अगस्त में फैलेगा, ठीक है, अपने पैर फैलाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में लौटता जाएगा धीरे धीरे। तो वो हर साल आता है, ऐसा तो है नहीं कि इस साल आया और दूसरी साल क्या हुआ, इस साल अभी उसको भारत पसंद नहीं आया, यूएस जाना है तो यूएस चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल मानसून आता है आपका, तो वही चीज़ है आपकी। अब चलिए इसमें थोड़ा आगे देखेंगे तो कितना 50 मिनट का टाइम हो चुका है। अब इसमें देखिए क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इंपोर्टेंट चैप्टर था इसलिए मैंने आपको थोड़ा 1-2 पेज समझाए, 50 मिनट लग गया है। कुछ बच्चे कहते हैं इम्पोर्टेंट समझा दो। अब आप लोग एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन समझाऊं, वन लाइनर, तो क्या होगा, वो वनडे एग्जाम के लिए काम आएंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस या आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपका फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी तैयारी करने के लिए आपको जो आपका मेंस का पेपर होता है उसमें आपको निबंध वगैरह या पूरा लिखित पेपर, रिटन पेपर देना पड़ता है। अब रिटन पेपर देने के लिए आप उधर पर मुख्य लाइन तो लिख नहीं देंगे, ठीक है, आप उसको मुख्य लाइन लिखने से तो कुछ होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, डिटेल में, और डिटेल में पढ़ने के बाद ही आप निबंध लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, डिटेल में चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक एक लाइन समझने से कोई मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में, अब देखिए जैसे अब मान लीजिए आपने वन लाइनर आपको क्वेश्चन याद करना है, आपने कर लिया दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र कौन सा है, हमने पता कर लिया मौसनराम है, कहाँ पे, मेघालय में, चल रट लिया, ठीक है। लेकिन अगर यूपीएससी ने बोल दिया कि आखिर ये है क्यों, तो क्या आप उसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप नहीं लिख पाएंगे उधर पे कि आखिर मेघालय में वर्षा जो है क्यों होती है, आखिर इस क्षेत्र को क्यों सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोला गया है, तो इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें एक चीज़ें डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो एनसीईआरटी में लिखा होता है उसका एक एक शब्द इंपोर्टेंट होता है, एक एक शब्द को हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द से हमें चीज़ें निकल के मिलती हैं। अब देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक आपको हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे इसकी स्थिति, भारत की स्थिति अगर बोले तो इसका अक्षांश और देशांतर ये विस्तार देखेंगे हम लोग। उच्चावच संबंधी कारक, यानी उच्चावच क्या होता है, ऊंचाई नीचाई, समुद्र से कितना ऊंचा है, समुद्र से कितना नीचा है, कहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ पे जो नदी की घाटी है बहुत नीची है, कहाँ पे नदी क्षेत्र जो आपका है
उथला हुआ है, जिसके कारण क्या है कि आपकी बाढ़ आ जाती है जल्दी। तो इस चीज़ को हम उच्चावच कहते हैं, ऊंचाई नीचाई को उच्चावच कहते हैं। यहाँ पे वायु प्रेशर देखना पड़ेगा कैसा पड़ता है, एयर प्रेशर, वायु प्रेशर नहीं एयर प्रेशर होता है। पवन संबंधी कारक देखने पड़ेंगे, कौन सी हवाएं चलती हैं, कौन सी हवाएं कहाँ से आती हैं, कहाँ को जाती हैं, तो इस प्रकार से हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब हम देखेंगे इसको स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक अक्षांश, इसको हम कल देखेंगे, कल इसको डिटेल में समझेंगे। चैप्टर आपका बड़ा है, 5-6 पार्ट में जाएगा, 5-6 पार्ट में, लेकिन जो है ना आपका एक दिन में क्लियर जरूर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक पॉइंट भी समझ में आया है तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपका कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ, उधर पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।